नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं। एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए। वैसे इस टॉपिक को बहुत सरल समझा जाता है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है परीक्षा में तो हम पाते हैं कि हम जितना सरल इसको समझते हैं उतना सरल है नहीं। बोर्ड परीक्षाओं में भी और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी, चाहे वो पीएससी हो या यूपीएससी हो, सभी में निबंध लेखन अनिवार्य है। और यह एक, मैं कह सकता हूँ कि कला है। अच्छा निबंध लिखना एक विधा है, कला है। सबसे पहले इस शब्द के बारे में हम बात करते हैं। है क्या निबंध, क्या होता है? देखिए, बंध का अर्थ है बंधी हुई, बंधी हुई रचना। आगे नी उपसर्ग लगा हुआ है। यह बताता है कि अच्छी तरह से बंधी हुई, विशेष प्रकार से, भली प्रकार से। अब यह विशेष प्रकार या भली प्रकार क्या है? विशेष प्रकार का मतलब है विचारों की क्रमबद्धता। हम अपने जो विचार प्रस्तुत कर रहे हैं वो भली प्रकार से क्रमबद्ध रूप में जब लिखे जाएं तो उनको निबंध कहते हैं। अब ये विचारों की क्रमबद्धता क्या होती है, हम एक अच्छा निबंध कैसे लिख सकते हैं, इस पर बात करते हैं। अभी कुछ दिनों बाद बोर्ड के एग्जाम्स हैं। राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं दोनों के अनिवार्य हिंदी के प्रश्न पत्र में निबंध एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में शामिल है। 10वीं बोर्ड के एग्जाम में सेकेंडरी में जो है निबंध का जो वेटेज है वो 6 नंबर का है, और 12वीं के अनिवार्य हिंदी में 5 अंक जो है वो निबंध के लिए तय है। 10वीं के पेपर में जो है संकेत बिंदु साथ में दिए हुए आते हैं। संकेत बिंदुओं की मदद से थोड़ा आसान हो जाता है लिखना। आपको जो बिंदु दिए गए हैं उसी पर सोचना है, उसी पर लिखना है। 12वीं बोर्ड के एग्जाम्स, इसके अलावा जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें केवल शीर्षक दिया हुआ होता है। उस टॉपिक पे आपको खुद ही अपने संकेत बिंदु तैयार करते हुए निबंध लिखना होता है। एक अच्छा निबंध कैसे लिखें? देखिए, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो न तो पूरी तरह से सही हो सकता है, न पूरी तरह से गलत हो सकता है। निर्भर इस बात पर करता है कि आपने जो लिखा है वो कितना प्रभावी है, कितना सटीक है, कितना सरल है और कितना विषय वस्तु से जुड़ा हुआ है। इसी के आधार पर आपके अंक तय होते हैं। हम पूरे में से पूरे अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपने जो कॉपी में आगे हाशिया छोड़ा हुआ होता है उसमें प्रश्न के क्रमांक देते हुए उसका उत्तर दर्ज कर दें, और जो लाइनिंग है उसके ठीक बीचों बीच में आपका शीर्षक लिख दें। जैसे शीर्षक है जल ही जीवन है, तो यहाँ आप उसको बीच में लिख दें, एक लाइन छोड़े और उसके बाद में उसकी रूपरेखा तैयार करें। क्या क्या बातें होती है रूपरेखा में? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं के पेपर में तो उसके बिंदु दिए हुए होते हैं, वही उतार लो। नहीं तो एक अच्छी रूपरेखा, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। एक अच्छी शुरुआत आधा मैदान पहले ही जीत लेती है। सीधा आप प्रस्तावना लिखते हुए शुरू नहीं करें, पहले उसके सारे बिंदु जो है वो यहाँ नोट डाउन कर ले। रूपरेखा में पहला बिंदु तो फिक्स है, प्रस्तावना होता है, जिसे भूमिका भी कहते हैं। और अंतिम बिंदु 5वां या 6ठे नंबर पे, जिसे उपसंहार या निष्कर्ष कहते हैं। ये दोनों बिंदु आपकी शब्द सीमा के 15 या 20% हिस्से को कवर करते हैं। जैसे बोर्ड परीक्षा में 300 शब्दों में निबंध लिखना होता है। 300 शब्द का मतलब हो गया कम से कम 30 या 35 लाइन। आपको 35 लाइन से ज्यादा कदापि नहीं लिखना है, 30 से कम भी नहीं होनी चाहिए।
अगर आप शब्द सीमा को पूरा नहीं करते हैं तो आपके आधे अंक तो वैसे ही कम हो जाएंगे। 6 नंबर का है और आपने यदि एक ही पेज में लिखा है 10-12 लाइन में, तो वो आपको 3 में से ही मार्क्स देगा, कॉपी चेकर जो है। तो प्रस्तावना के लिए 4 या 5 लाइन हो जाएगी, उपसंहार के लिए भी 4 या 5 लाइन हो जाएगी। अब इन 4 या 5 लाइनों में क्या लिखना है, और बीच के जो बिंदु है, जो बिंदु संख्या 2, 3, 4 या 5 है, इसको कहते हैं बॉडी। ये निबंध का मुख्य भाग है। कम से कम 3 होने चाहिए, अधिकतम 4 हो सकते हैं बॉडी के जो बिंदु है। इस तरह से हम देखते हैं कि कुल 6 बिंदु हो जाएंगे अधिकतम, प्रस्तावना उपसंहार को शामिल करते हुए। अगर आप बॉडी के 3 बिंदु लेते हैं तो टोटल 5 हो जाएंगे, बॉडी के 4 बिंदु रखते हैं तो टोटल 6 हो जाएंगे। कैसे शुरुआत कर सकते हैं? सबसे पहले इस तरह से रूपरेखा बनाने के बाद में आगे आ जाएं आप, और एक लाइन छोड़ करके अपनी पहली हेडिंग प्रस्तावना, हो सके तो आप बोर्ड परीक्षा में अलग पेन का भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेन का, या फिर इसको हेडिंग दे दे इस तरह से। प्रस्तावना निबंध की शुरुआत है, शुरुआत हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होने का मतलब ये नहीं है कि आप कठिन शब्दों का या बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करें, सहज और सरल भाषा में इसकी शुरुआत होनी चाहिए। किसी वर्तमान के उदाहरण को देते हुए, दृष्टांत देते हुए हम निबंध की शुरुआत कर सकते हैं, या कोई साधारण सी बात उस मुद्दे से जुड़ी हुई, उस विषय से जुड़ी हुई। जैसे मान लो निबंध का शीर्षक है आपके मेरी प्रिय पुस्तक, तो आप शुरुआत एक सरल से वाक्य से ऐसे कर सकते हैं कि पुस्तकें जो है वो मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण साथी होती है, और फिर आगे। हमेशा पहली लाइन की शुरुआत सोचना, स्टार्ट करना काफी कठिन होता है। जब वो आप लिख लेते हैं तो आगे क्रमबद्धता अपने आप बनती जाती है। प्रस्तावना में आपको किन बातों का ध्यान रखना है? सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, और कोई साधारण सा वाक्य या किसी करंट मुद्दे से जुड़ा हुआ है, जैसे कोई आतंकवाद का अगर निबंध आया है तो उस पर कोई वर्तमान की ऐसी घटना है तो आप उसका उदाहरण देते हुए शुरू कर सकते हैं। 3 या 4 शब्दों, 3 या 4 लाइनों में एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमें इसका परिचय देना है। ये 3-4 लाइनें ये बताती है कि आपका निबंध किस दिशा में जाएगा, आप क्या सोच रखते हैं, किस दिशा में आप लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में हम पहले सीधे उपसंहार की बात करते हैं, अंतिम बिंदु की, 5वें या 6ठे बिंदु की। क्योंकि बीच के जो बिंदु है बॉडी, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उपसंहार समझाने के बाद हम उनकी बॉडी की बात करेंगे। जैसा कि अभी बताया कि प्रस्तावना निबंध की शुरुआत है, वो ये बताती है कि आपका निबंध किस दिशा में जाएगा। उपसंहार जो है, आपने अभी तक जो भी 25-30 लाइन लिखी है उसका सारांश है, उसका निष्कर्ष है कि आपने जो अब तक बताया है वो क्या कह रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं। आपके विचारों का जो सारांश है, आपका जो निष्कर्ष है, वो यहां झलकता है। अगर आपने कोई समस्या के बारे में निबंध लिखा है तो उसका समाधान जरूर दें, उसके संबंध में कोई सुझाव जरूर दें, भविष्य के लिए कोई अपेक्षाएं, कुछ सकारात्मक बातें जरूर बताएं। उपसंहार कभी भी नकारात्मक नहीं होना चाहिए, आपके विचारों में यह सकारात्मकता झलकनी चाहिए कि निश्चित रूप से इस प्रकार से होगा। वह दिन दूर नहीं जब दुनिया से आतंकवाद जो है वो समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार की कोई सकारात्मक सोच की बात आप अपने निष्कर्ष में जरूर शामिल करें। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर। बॉडी के जो बिंदु है, जो प्रस्तावना के बाद 2, 3, 4, 5 के रूप में हम दर्ज करेंगे। माध्यमिक शिक्षा की 10वीं बोर्ड परीक्षा में तो दिए हुए होते हैं, अगर नहीं दिए हुए हैं तो हम उनका निर्माण कैसे करें, कैसे सोचें,
सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। क्या क्या बिंदु हमारे हो सकते हैं वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सारे बिंदु टच करना जरूरी नहीं है, जो आपकी विषय वस्तु से संबंधित हो उनको आप वहाँ 2 या 3 बिंदुओं को जरूर लिख दें। सबसे पहला एक बिंदु हो सकता है अर्थ, जो आपका शीर्षक है, जिस टॉपिक पे आप निबंध लिख रहे हो उसका आप अर्थ बता दें। जैसे आतंकवाद का आप अर्थ बताएं, संचार क्रांति का कोई निबंध लिख रहे हो तो संचार क्रांति का आप अर्थ बताएं, पर्यावरण प्रदूषण पे आप निबंध लिख रहे हो, पर्यावरण संरक्षण पर आप निबंध लिख रहे हो तो आप उसका अर्थ बता दें 2 या 3 लाइन में कि पर्यावरण संरक्षण का क्या तात्पर्य है, उसको समझा दें। उसका महत्व, कारण, प्रकार, उसके प्रभाव दोनों प्रकार के, सकारात्मक और नकारात्मक। मैं कह सकता हूं कि उसके लाभ और उसके हानियां। प्रकार आगे, प्रभाव आगे। इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम जो है एक निबंध की अच्छी रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे उसकी आवश्यकता, पर्यावरण संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, मेरी प्रिय पुस्तक पर आप लिख रहे हो तो पुस्तकें मनुष्य जीवन में क्यों आवश्यक है, साहित्य जो है वो हमारे लिए क्यों आवश्यक है। इस प्रकार से ये मैंने 7-8 बिंदु लिखे हैं। इनमें से निश्चित रूप से आपके टॉपिक को कोई ना कोई 3-4 बिंदु तो टच करने वाले मिलेंगे ही। इसके बाद में यह सारी चीजें आपको पहले ही सोच लेनी है जब आप शुरू करेंगे। इसीलिए निबंध के बारे में कहा जाता है कि निबंध विचारों को क्रमबद्ध रूप से पहले ही सोच करके एक निश्चित रचना होती है। आप अपनी रूपरेखा को पहले सोच लें कि इनमें से मैं कौन कौन से बिंदु लिखूंगा। इसलिए मैंने रूपरेखा जो है वो पहले ही लिखने का कहा है, नोट डाउन करने का कहा है। अब इस बॉडी के अंदर हमारी जो है वो बहुआयामी सोच झलकनी चाहिए। बहुआयामी सोच से क्या तात्पर्य है, देखिए आप इन सब के बारे में जो आप 2, 3, 4, 5 बिंदु ले रहे हैं उसमें हमें कुछ विषय वस्तु इस प्रकार से शामिल करने हैं कि कॉपी जांचने वाले को लगे कि वास्तव में जो लिखा गया है वो बहुत ही प्रभावी है, लिखने वाला जो विद्यार्थी है वो बहुत ही अच्छा जानकार है विषय वस्तु का। भले ही आप जानकार नहीं है लेकिन इन बिंदुओं को टच करते हुए आप एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। कैसे, संवैधानिक रूप से सोचें, उस टॉपिक के सांस्कृतिक पहलू क्या है यह सोचें, उसके राजनीतिक मुद्दे क्या है यह सोचें, उसके आर्थिक प्रभाव क्या है यह सोचें, उसका धार्मिक जुड़ाव किस तरह से है यह सोचें, उसका वैश्विक प्रसार किस तरह से है यह सोचें। इस तरह से हम देखेंगे कि 5-6 बिंदु, इन पर यदि हम अपनी सोच को बनाएं, कुछ सोच करके आराम से अच्छे से लिख सकते हैं। 3-4 लाइन तो अपनी प्रस्तावना में चली गई, 4-5 लाइन अपनी निष्कर्ष में चली गई, ले दे के पीछे बची 20 लाइन। इन 20 लाइन को हमें इन 4 बिंदुओं में बांटना है, यानी कि एक बिंदु में 5-5 लाइन आएगी मुश्किल से, और आप इन पर सोचते हुए आराम से बहुत बढ़िया तरह से पर्यावरण संरक्षण लिखना है। आप संवैधानिक रूप से सोचिए, इन बिंदुओं को अपने दिमाग में रखिए कि क्या संविधान के अंदर इस प्रकार की कोई बात की गई है। निश्चित रूप से आपको याद आएगा कि हमारे मूल कर्तव्य जो है वो पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। सांस्कृतिक रूप से सोचिए, निश्चित रूप से हमारी संस्कृति में नदियों, पेड़ों, इनको पूजनीय माना गया है। कौन कौन से वृक्षों की पूजा की जाती है, हमारे भारत में कई जातियां ऐसी है जो वृक्षों की पूजा करती है। कुछ विशेष वृक्ष जो है उनके विशेष महत्व के, इस बात को आप लिख सकते हैं। उसके आर्थिक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में लिखिए। धार्मिक रूप से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, आतंकवाद पे लिख रहे हैं तो ये बिंदु टच हो जाएगा। वैश्विक क्या प्रचार प्रसार है आतंकवाद का, उसके क्या प्रभाव है, वो सारी बातें शामिल करते हुए आप इन 4 बिंदुओं को लिखिए। इसके बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोच नहीं पाते कि क्या लिखें। उस समय परीक्षा में हमें तात्कालिक रूप से याद नहीं आता। देखिए, साल भर बहुत पढ़ा लेकिन 3 घंटे में यदि याद नहीं आया तो वो कोई काम का नहीं है ज्ञान आपका। उस समय आप कैसे रिमाइंड करें हाथों हाथ, जिसे प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। आपकी प्रत्युत्पन्न मति कैसे तेज हो सकती है, कुछ और बिंदु मैं आपको बता रहा हूं। हिंदी के अंदर एक समाचार लेखन की शैली है, हालांकि यह समाचार लेखन की है लेकिन इसका हम बेहतर उपयोग कर सकते हैं। उसको 6 कक्कार के नाम से जाना जाता है। कक्कार का मतलब क से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं ये देखिए।
क्या, कौन, कहां, क्यों, कैसे, कब, इनके बारे में कहा जाता है। क्या, कौन, कहां, क्यों, कैसे और कब, 6 ये सच्चे साथी मेरे, मुझे सिखाया सब। अगर इन 6 दोस्तों को आप अपना लें तो निश्चित रूप से आप सारा ज्ञान सीख लेंगे। कहीं और सीखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें सीखना नहीं है, हमें लिखना है। तो आप इन 6 का उपयोग करते हुए बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है ना, कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से तरीके हैं, इन पर बताएं। इंटरनेट के बारे में लिख रहे हैं, इंटरनेट एक संचार क्रांति। तो अगर आपको ध्यान है तो सोचिए कि इसका आविष्कार कब हुआ, कहाँ हुआ, आविष्कारकर्ता कौन था, इंटरनेट क्या क्या कार्य करता है, कहाँ कहाँ उसका उपयोग हो सकता है। सारी बातें आप आसानी से सोच पाएंगे। वहाँ करना क्या है, एक एक दो दो लाइन ही तो सोचनी है सब पे। मान लो इस 6 में से कोई आप 1 या 2 बिंदु ही टच कर पाए तो भी बढ़िया बात है। 2-4 बिंदु उधर से टच कर लीजिए, सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, उसका संवैधानिक प्रभाव, उसका विस्तार कहाँ तक है, 1-1, 2-2 लाइन उन पे छोड़ लीजिए। इस प्रकार से 6 बिंदु ये हो गए, 7-8 बिंदु वो हो गए। इन सब का उपयोग करते हुए आप अपनी बॉडी को, जो 2-3 बिंदु है आपकी बॉडी के निबंध के, उसको बहुत अच्छा और प्रभावी बना सकते हैं। उपसंहार के बारे में आपको बता दिया कि समाधान या निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक रूप में दें। इसके अलावा भी कुछ बातें और हमें ध्यान रखनी चाहिए एक अच्छे निबंध के लेखन के लिए। सबसे पहली बात यह है कि विचारों में जो है क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्या होती है क्रमबद्धता? कि कौन सी बात पहले बतानी है और कौन सी बात बाद में बतानी है। जैसे आप आतंकवाद के बारे में लिख रहे हैं तो आप पहले उसकी परिभाषा दें, बाद में उसके प्रभाव बताएं, उसका क्षेत्र बताएं, है ना, उसके प्रकार बताएं। अगर आप पहले ही उसके प्रभाव बता रहे हैं और बाद में उसकी परिभाषा दे रहे हैं, उसका मीनिंग बता रहे हैं, तो ये क्रमबद्धता जो है वो भंग हो जाएगी और आपका निबंध जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, प्रभावी नहीं होगा। दूसरी बात, संक्षिप्तता का ध्यान रखें। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं शब्द सीमा का ध्यान रखें। शब्द सीमा एक लाइन में अभी बताया मैंने आपको, सामान्यतः 10 शब्द माने जाते हैं, तो न तो ज़्यादा कम होनी चाहिए और न ही अधिक होनी चाहिए। अधिक होने पर भी हमारे नंबर काटे जा सकते हैं। तीसरी बात, विषय वस्तु से भटकाव नहीं हो। विषय वस्तु से भटकाव कैसे? लिख रहे हैं पर्यावरण संरक्षण पर और लिखते लिखते बीच में दूसरी बातें लिखने लगे, आतंकवाद पर ले गए, घुमा करके मेरी प्रिय पुस्तक पर लिख रहे हो और बात कहीं और चला दी, धार्मिक मुद्दों को शामिल कर दिया उसमें। इस प्रकार से नहीं लिखना है आपको। जो आपका शीर्षक है उसको हमेशा ध्यान रखें लिखते समय। चौथी बात, पैराग्राफ देते हुए लिखें। जैसे ही आपका एक बिंदु समाप्त होता है उसको छोड़ दें, नया आप पैराग्राफ दें। निबंध के अंदर लोकोक्ति, मुहावरे, महापुरुषों के कथन या किसी कविता की पंक्तियों को भी आप अच्छी तरह से शामिल कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि विषय वस्तु से जुड़े हुए हो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से लाइन लाके बीच में कहीं घुसेड़ रहे हो, उससे तो वो उल्टा और अप्रभावी हो जाएगा आपका निबंध। इनको आप यथा स्थान जहां आपको ठीक लगे, आपको किसी महापुरुष का कोई कथन याद आ रहा हो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ तो उसको शामिल करें। कोई ऐसी कविता याद आ रही हो तो उसको आप उसमें शामिल करें और एक लाइन छोड़ करके उसको इन्वर्टेड कॉमा देते हुए शामिल करें। फिर अगली लाइन में आगे पैराग्राफ देते हुए फिर वापस लिखें। इस प्रकार से हम देखेंगे कि प्रस्तावना से लेकर के उपसंहार तक हम एक अच्छे निबंध को किस प्रकार से अपने विचारों को बेहतरीन तरीके से बांध करके क्रमबद्धता के रूप में कैसे लिखें, आप इनका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको निबंध में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। धन्यवाद।